संविधान की शपथ में हम देश के सबसे बड़े और चर्चा में रहने वाले मुद्दे से जुड़े हर सवाल का जवाब संविधान के दायरे में रहकर तलाशने की कोशिश करते हैं। हर पक्ष से उनका तर्क सुनते हैं और दलीलों को तथ्यों के आधार पर परखते हैं। मैं देश के नागरिकों मतलब आप दर्शकों से यही कहती हूँ कि किसी भी सवाल का जवाब संविधान के दायरे में ही तलाशने की कोशिश करें। हमारे संविधान को ताकत देश की जनता से ही मिलती है। तो चलिए देश के हर बड़े मुद्दे पर बिना भय या पक्षपात के, बिना द्वेष या अनुराग के अपनी समझ बनाएं, संविधान के दायरे में अपनी सोच को आत्मनिर्भर बनाएं। तो हम भारत के लोग शुरू करते हैं संविधान की शपथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह दिल्ली के सबसे बड़े एम्स अस्पताल में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज ले ली। सुबह करीब 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी बिना किसी सुरक्षा के टीका लगवाने के लिए एम्स रवाना हो चुके थे। देश भर में कोरोना वायरस टीकाकरण का दूसरा चरण आज से शुरू हुआ है। इस चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और किसी भी बीमारी से पीड़ित 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाई जा रही है। पीएम मोदी ने सुबह 6:25 पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली डोज ली। पुडुचेरी की रहने वाली नर्स पी निवेदा ने उन्हें वैक्सीन का डोज दिया। पीएम मोदी को वैक्सीन का दूसरा डोज ठीक 28 दिन के बाद अब दिया जाएगा। सर ने ये भी बोला था पॉलिटिशियन की चमड़ी बहुत मोटी होती है, इसीलिए मोटा वाला सिरिंज लाना करके। तो फिर हम लोग हंस रहे थे। उसके बाद हमने बोला नहीं सर, नॉर्मल वैक्सीनेशन सिरिंज से ही देंगे आपको करके। इसके बाद जब मैंने वैक्सीनेशन दिया सर को पता भी नहीं चला था कि सुई लग चुकी थी। वो खुश थे कि ज़्यादा दर्द नहीं कराया करके। पीएम मोदी वैक्सीन लगवाने के बाद करीब 35 मिनट तक डॉक्टर्स की निगरानी में रहे और ठीक 7 बजे एम्स से अपने निवास 7 लोक कल्याण मार्ग के लिए रवाना हो गए। टीका लगवाने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मैंने एम्स में कोविड-19 टीके की पहली खुराक ली। कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने बहुत कम समय में असाधारण काम किया है। मैं उन सभी लोगों से कोरोना वायरस का टीका लगवाने की अपील करता हूं जो इसके लिए योग्य हैं। हम सब मिलकर भारत को कोविड-19 से मुक्त बनाएंगे। पीएम मोदी ने वैक्सीन तो लगवा ली, लेकिन इस पर राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, कह रहे हैं जब डॉक्टर्स ने कह दिया कि वैक्सीन सुरक्षित है तब मोदी ने वैक्सीन लगवाई। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी का जो अनुशंसा, जो रिकमेंडेशन थे, वो खुलकर अब देख लीजिए। तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होने का पहले भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे एम्स की डायरेक्टर, उन्होंने भी लिया था और बहुत सारा हमारे फ्रंटलाइन वर्कर को दिया गया था। उनको भी सराहना करना चाहिए। तमिलनाडु और केरल की नर्सेस थे और असम की गौमछा थी। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस अब देश के डॉक्टर्स को भी बांटने में लग गई। इससे पहले समाजवादी पार्टी से लेकर आरजेडी के नेता तक वैक्सीन पर भ्रम फैलाने का काम कर चुके हैं। भ्रम फैलाने वालों में सबसे पहला नाम अखिलेश यादव का आता है, लेकिन बाकी बीजेपी विरोधी पार्टियां भी पीछे नहीं रही। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। तो अच्छी बात है, वैक्सीन लगवाना चाहिए, लेकिन मेरा सबसे पहले ये है कि अगर वैक्सीन आया तो सबसे पहले मोदी जी वैक्सीन लगवाएं तो हम भी लगवा लेंगे वैक्सीन। भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। तेज प्रताप यादव, अजीत शर्मा दोनों ने कहा था प्रधानमंत्री मोदी पहले वैक्सीन लगवाएं। अब तो पीएम मोदी ने टीका लगवा लिया है, तो क्या भ्रम का वैक्सीनेशन हुआ? आज संविधान की शपथ में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। इस सवाल पर हमने एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर एक पोल भी लॉन्च किया है। आप इस पोल का हिस्सा बनकर अपनी राय दे सकते हैं। हम शो के आखिर में पोल के आंकड़े आपके सामने रखेंगे। बहुत स्वागत, डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, मेरा पहला सवाल आपसे ये है सर कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का टीका भ्रम का वैक्सीनेशन साबित हो पाएगा? मोदी जी ने जो वैक्सीनेशन कराया है ये देश के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, कोविड के खिलाफ जंग के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है। मोदी जी ने स्वयं एग्जाम्पल के साथ स्वयं जो कुछ वो
प्रीच करते हैं उसको प्रैक्टिस करके दिखाया है, और उनका यही सारे जीवन का संदेश है, सिंप्लिसिटी और अनुशासन और ईमानदारी और कर्तव्य परायणता और समाज के लिए पूरी तरह से समर्पण। और शायद आज भी 16 जनवरी से इंतज़ार किया उन्होंने अपनी टर्न का 1 मार्च तक, और 1 मार्च को जब 60 साल से ऊपर के लोगों का शुरू हुआ तो सबसे पहले वैक्सीनेशन करा के, और वो भी स्वदेशी वैक्सीन का इस्तेमाल करके, उन्होंने देश को एक और सारी दुनिया को एक बहुत ही लाउड एंड क्लियर संदेश दिया है। लेकिन इन सब के बीच जो राजनीति है वो भी तो लगातार जारी है ना। देखिए, एक तरफ भारत वैक्सीन के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा है, लेकिन इसी नाजुक वक्त पर राजनीतिक बयानबाजी कम नहीं हो रही है। क्या इससे कोरोना की लड़ाई को धक्का पहुंच सकता है? देखिए, अभी तक राजनीति तो 1 साल से कुछ ना कुछ मात्रा में थोड़ी बहुत ही कर रहे हैं लोग, राजनीतिक बयान भी कर रहे हैं, समझकर भी कि उनके बयान राजनीतिक हैं, लेकिन फिर भी लोग दे रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भारत ने कोविड के खिलाफ जंग में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। दुनिया में बड़े बड़े विकसित देशों से भी बेहतर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। दुनिया का सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट, सबसे कम फैटालिटी रेट, सबसे तेज़ी से विकसित हुई हुई लेबॉर्ट्रीज, एक दिन में 1 मिलियन टेस्ट, और ये सब कुछ होने के साथ साथ वैक्सीनेशन अपने देश के लोगों का, वैक्सीन्स का अपने देश में प्रोडक्शन होना, देश के बाहर दुनिया के 28 देशों को वैक्सीन मैत्री के तहत वैक्सीन उपलब्ध कराना, ये सारी चीज़ें जो है ये सफलता के मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े सूचकांक हैं। और इसलिए निश्चित रूप से हम ये तो अपील करेंगे कि भाई अब राजनीति बहुत हो गई, अब राजनीति कम से कम बंद करो, कुछ चीज़ों को राजनीति से परे रखो, और उसमें कोविड और कोविड के खिलाफ जंग और वैक्सीनेशन भी होना चाहिए। सर, आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरीके का बयान दिया है, उसके बाद कोवैक्सीन, कोविशील्ड को लेकर एक अलग तरीके के भ्रम की स्थिति बन गई है। इसको दूर करने के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, दावे बिल्कुल ठीक है। दोनों वैक्सीन्स पूरी तरह से सेफ हैं, इम्यूनोजेनिक हैं, और दोनों वैक्सीन्स को सारे देश ने स्वीकारा है। 1,35,00,000 हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दोनों वैक्सीन मिलाकर लगी हैं, और दोनों ही वैक्सीन कुछ न कुछ मात्रा के अंदर विदेशों में एक्सपोर्ट हो रही हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोनों वैक्सीन्स को ड्रग कंट्रोलर ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्रूवल दी है। इसलिए दोनों वैक्सीन्स की एफिकेसी या दोनों वैक्सीन्स की सेफ्टी इत्यादि पर किसी भी प्रकार का अभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। दोनों वैक्सीन्स को लगाने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स वो ना के बराबर हैं देश में। कोई इनके कारण कोई अप्रिय घटना इन वैक्सीन्स की वजह से देश में अभी तक नहीं हुई है। सर, एक और आंकड़ा है जो चिंता बढ़ाने वाला आंकड़ा है कि करीब 10 लाख से ज़्यादा हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं जो कोरोना की दूसरी डोज लेने के लिए पहुंचे ही नहीं। इससे कैसे निपटेगी सरकार? और क्या टीके का ना लगवाना आपको लगता है कि ये भारत के लिए खतरे की घंटी, वो हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंचने में इससे देर हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि जो किसी भी कारण से मान लीजिए अभी तक वो अपना शॉट वगैरह नहीं ले पाए हैं और टारगेटेड लिस्ट में थे, उनको भी मेरी अपील है कि अब कोई ज़रा सा भी अपने मन में कंफ्यूजन ना रखें। और अभी मॉप अप राउंड ये 6 मार्च तक रहेगा, तो फ्रंटलाइन वर्कर्स भी इस मॉप अप राउंड में जिनका कुछ भी छूट गया है वो अपना सब कुछ पूरा करा लें। चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि टीका लगवाने में आम लोगों का नंबर, जिसमें किसी तरीके का कोई राइडर ना हो, ना उम्र को लेकर ना किसी तरीके की बीमारी को लेकर, वो कब आएगा? आम नागरिकी का तो नंबर आया है। 60 वर्ष से ऊपर का हर नागरिक भारत का अगर उसको वैक्सीन मिल रहा है तो आम नागरिक की और परिभाषा क्या है? 45 साल से 60 साल के बीच का जो हर एक नागरिक जिसको कोई बीमारी हो गई है, वो कोमॉर्बिडिटी वाला, वो आज वैक्सीनेशन प्राप्त कर रहा है। अपने मोबाइल फ़ोन से कोविन प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है, अपने पसंद के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जा सकता है। सरकारी अस्पताल में जाने पर निःशुल्क उसको सारे देश में सुविधा उपलब्ध है। अब इससे ज़्यादा अब ये सारी की सारी जो फैसिलिटी है, सुविधा है, ये भारत सरकार ये सारी की सारी वैक्सीन सारे देश के लोगों के लिए उपलब्ध करा रहा है। तो इससे ज़्यादा आम नागरिक के लिए क्या सुविधा हो सकती है? सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, संविधान की शपथ के लिए समय निकालने के लिए।
तो आज के मुद्दे पर बात करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत मौजूद हैं। सुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की वैक्सीन लेते हैं और कांग्रेस को वो चुनावी वैक्सीन नजर आने लगती है, क्यों? नहीं, मुझे तो खुशी है कि नेहरू जी के बनाए हुए इंस्टीट्यूट एम्स में जाकर आज मोदी जी ने वैक्सीन ली। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे उसमें आपत्ति है जिस तरह की बातें प्रचारित करी जाती है। मैं भी पत्रकार रह चुकी हूँ। ये कहना कि वो आम नागरिक की तरह चले गए, किसी को पता नहीं चला। 6 कैमरों से कवर हो रहा था, 2 कैमरे गाड़ी कवर कर रहे थे, फिर एंट्री कवर हुई, एग्जिट कवर हुई, वहां पर कवर हो, तो 6 कैमरों का बंदोबस्त था। तो इससे एक तो आपत्ति है। दूसरी आपत्ति क्या कहें, लेकिन मोदी जी किसी भी अवसर में आपदा में अवसर ढूंढ ही लेते हैं। चाहे वो असम का गमछा हो, केरल और पुडुचेरी की नर्सेज की बात हो, जो उन्हीं के कार्यालय ने सारे पत्रकारों को बताई। तो ये सारी बातें जो है ये संकेतात्मक है। देखिए, हमारा जो देश है वहां पर वैक्सीन का डेवलपमेंट कार्य बहुत सालों से चल रहा है। अगर बात आपदा में अवसर ढूंढने की थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आप असम और केरल गिना रही है, तो क्या फिर सीधे वो बंगाल के लिए फिर वो अवसर नहीं तलाशते? फिर क्या जरूरत थी उनको असम का गमछा और केरल की नर्स से इंजेक्शन लगाने की, जो आप लोग सवाल उठा रहे हैं? फिर तो सीधे सीधे बंगाल को मैसेज दे देते वो। आपका सुझाव बड़ा अच्छा है। मुझे लगता है दूसरी डोज में आपका सुझाव मान लेंगे। केरल और तमिलनाडु और बंगाल में भी पहुंच जाएंगे। देखिए, बात ऐसी है ना कि कुछ चीजें जनसेवा के काम होते हैं। 40 करोड़ बच्चों को और महिलाओं को जब हर साल वैक्सीन लगाते हैं, ये हमने किया था काम। ये जनसेवा के कार्यक्रम है, इसको प्रचारित करना, इवेंट बना लेना, ये सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। लेकिन मेरे 2-3 सवाल है और मैं जरूर करना चाहती हूँ। पहला सवाल ये है कि मोदी जी कहते थे सबको वैक्सीन लगेगा, वीके पॉल और हर्षवर्धन जी कह रहे हैं 30% को ही लगेगा। तो पहला सवाल है कितने लोगों को लगेगा। दूसरा है कैसे लगेगा, क्योंकि 700 ही सरकारी अस्पताल है, बाकी निजी अस्पताल है। तो 700 सरकारी अस्पताल से गरीबों को कैसे लगेगा? इस देश की 28% जनसंख्या गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहती है। इन्हीं के आंकड़ों के अनुसार 82 करोड़ लोगों को 2 रुपए का चावल देना पड़ रहा है। तो क्या वो लोग 500 की वैक्सीन लगवा लेंगे? और अंतिम सवाल मेरा जो बहुत जरूरी सवाल वो ये है कि एस्ट्राजेनेका नाम की जो कंपनी है जिसने की ये वैक्सीन डेवलप किया, उसका कहना है कि वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर ये वैक्सीन बेच रही है। बेल्जियम में ये 158 रुपए की है, इंडिया में ये 250 रुपए की क्यों है? अगर 50 रुपए भी अतिरिक्त लिया जा रहा है और 50 करोड़ लोगों ने भी लगा लिया, तो पहली डोज में ही 2500 करोड़ रुपए चले गए, दूसरी डोज में 5000 करोड़ रुपए। तो गरीबों को ये वैक्सीन मुफ्त में क्यों नहीं दी जा रही है और कैसे लगने का बंदोबस्त हो रहा है? इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। सुप्रिया जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक तरफ आप कह रही हैं साहब प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब तक पीएम ने वैक्सीन लगवाई नहीं थी तो आप ही लोग थे, विपक्षी था, जो कहता था कि अगर इतनी सेफ ये वैक्सीन है और वो भी कोवैक्सीन को स्पेशली आप लोग टारगेट करते थे, तो फिर खुद प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगवा लेते? तो आपको तो खुश होना चाहिए, आप लोगों ने कहा, प्रधानमंत्री ने लगवा लिया। हाँ रोमाना जी, मैंने 1 मिनट 10 सेकंड में कुछ सवाल पूछे हैं गरीबों के बारे में। कैसे लगेंगे? 700 सरकारी अस्पताल क्यों ऐठा जा रहा है एक्स्ट्रा पैसा 250 रुपए, जबकि यही वैक्सीन हमारे यहाँ सीरम इंस्टीट्यूट की बनाई हुई बेल्जियम में 158 रुपए की बिक रही है। मुझे लगता है मुद्दा बहस का वो है, प्रधानमंत्री जी का लगवाना न लगवाना मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री जी का लगवाना मुझे लगता है ठीक बात है, अच्छी बात है, लोगों को थोड़ा हौसला आएगा। लेकिन गरीबों को ये वैक्सीन मुफ्त में कैसे मिलेगी, इसका रोड मैप वो कब अंकित करेंगे और कितने लोगों को वैक्सीन मिलेगी वो हमें कब पता चलेगा? लेकिन सुप्रिया श्रीनेत, आप जो सवाल उठा रही हैं, फिर मैं ये कहूंगी कि कांग्रेस देर से जागती है क्या? क्योंकि सुबह जब तस्वीरें आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन लगवाते हुए, तब आप ही लोगों के नेता सामने निकल कर आए और आप ही लोगों के नेताओं की तरफ से बताया गया किस तरीके से ये चुनावी वैक्सीन है, कैसे ये असम केरल को साधने की एक कोशिश है। तब ये सवाल भूल गए थे क्या आप लोग? नहीं, हम लोग ये सवाल नहीं भूले थे। शो पर मुझे लगता है बहुत रिक्वेस्ट करके आपने मुझे बताया, तो ये मेरी जॉब थी कि मैं थोड़ा पढ़ लिख कर आऊँ, थोड़े आंकड़े लेकर आऊँ। मैंने अपना राजधर्म निभाया। तो जब मैं पढ़ लिख कर आई और जब मैंने ये डिस्क्रिपेंसीज देखी 158 और 250 की, तो मुझे लगा मुझे आपके व्यूअर्स के सामने ये बतानी चाहिए। मुझे ये लगा मुझे पूछना चाहिए कि 30% को लगेगा या 100% को लगेगा या 70% को लगेगा। अगर आपको लगता है कि ये जरूरी सवाल नहीं है, जरूरी मुद्दे नहीं है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है देश के लिए जरूरी मुद्दे है। सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से फेज वाइज वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ, उसमें भी पहले चरण में जो हेल्थ वर्कर्स को लगाया गया 10 लाख से ज्यादा का आंकड़ा है जो सेकंड डोज लगवाने नहीं आए, और इसके लिए सरकार विपक्ष को जिम्मेदार मानती है। रोमाना जी, आपने तो ना जिसको कहते हैं यू हिट द नेल ऑन इट्स हेड। 7 साल से सरकार में ये है,
बेरोजगारों को हम बरगला रहे हैं, किसानों को हम बरगला रहे हैं, युवाओं को हम भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को वैक्सीन के बारे में हम भ्रमित कर रहे हैं। भाई 7 साल से सत्ता में आप है, कब तक विपक्ष के सर पे कीचड़ा फोड़िएगा? कभी तो किसी चीज की जिम्मेदारी भी लीजिएगा। आप जो कह रही हैं कि साहब ये मुफ्त में क्यों नहीं है, तो सरकारी अस्पतालों में तो सरकार मुफ्त लगवा ही रही है, प्राइवेट अस्पतालों में और जो अपने आप खर्च करके लगवा सकते हैं उनके लिए सहूलियत दे दी है, तो इसमें क्या खर्च है? बहुत बढ़िया आपने सवाल किया है, इसका मैं जवाब दूंगी। मैंने आपके सामने कुछ आंकड़े रखे थे। 82 करोड़ लोग, देखिए पहले से ही अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी थी, कोरोना ने और ठप कर दिया इनके कुप्रबंधन के चलते। 82 करोड़ लोग आज 2 रुपए किलो चावल खरीदने को मजबूर हैं। 28% लोग इस देश के गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहते हैं। वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है वो और बढ़ेगा इनके कुप्रबंधन के चलते, वो आंकड़ा और बढ़ेगा और स्वेलअप करेगा, 37% हो जाएगा। तो क्या उन लोगों से हम 500 रुपए प्रति पर्सन, अगर 5 लोगों का परिवार है, 2500 रुपए देने की अपेक्षा करना नैतिक है? इस बात का जवाब दे दीजिए। ये कहना कि भाई बाकी लोग प्राइवेट में जाके लगा लेंगे, ये हम पोजीशन ऑफ प्रिविलेज एंड पावर से बोलते हैं। जो असली जमीनी हकीकतें हैं ना, लोगों के पास इतना पैसा नहीं कि बच्चों को आज स्कूल भेज सके। निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग ने अपने बच्चों का 1-1 साल वेस्ट करने को मजबूर हो गए, स्कूल से निकाल लिया क्योंकि फीस देने का पैसा नहीं है। कोरोना के कारण, उनके कुप्रबंधन के कारण, उसके पहले अर्थव्यवस्था की जो उन्होंने बैंड बजाई थी उसके कारण रोजगार नष्ट हुए, वेतन कम हुए। इस असलियत का सामना तो इस देश को और इस सरकार को करना ही पड़ेगा। सरकारें क्यों चुनी जाती हैं? लोगों के लिए कुछ सहूलियत हो, कुछ राहत हो। सरकार तो मान रही है ना, सरकार तो मान रही है, और वो तो आंकड़े भी दिखाते हैं किस तरीके से एक क्वार्टर में जीडीपी जो है वो -23.9% पर पहुंच गई थी। लेकिन इसी वजह से फिर सरकार वो वी शेप रिकवरी की भी बात करी है। खैर, चर्चा हम यहाँ पर इकोनॉमी की नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब सरकार ये कहती है कि साहब सरकारी अस्पतालों में मुफ्त ये टीका लगेगा, तो कांग्रेस फिर सवाल क्यों उठाती है? जिनके पास पैसे नहीं है, जो मुफ्त में टीका लगवाना चाहते हैं, उनको तो सरकार सहूलियत दे रही है ना, वो मुफ्त में जाकर सरकारी अस्पताल में टीका लगवा सकते हैं ना, तो फिर सवाल कहां बचता है? मैं बताती हूँ आपको, 135 करोड़ की ये जनता है। 700 सरकारी अस्पतालों की सूची आई है जो ये टीका लगा सकते हैं। आपको लगता है कि 700 अस्पताल इनको कवर कर लेंगे? मतलब कौन सी बातें कर रहे हैं आप लोग, क्या बोल रही हैं? 700 अस्पताल 130 करोड़ की इस जनता को, जहां पे 28% उस 135 करोड़ का गरीबी की सीमा रेखा से नीचे है अभी, वो कवर कर लेंगे। और सरकार को हाथ धो लेना चाहिए क्योंकि प्राइवेट तो लगा ही रहा है 500 में। और प्राइवेट आपने क्योंकि बहुत अच्छी रिसर्च की है, आपने बहुत अच्छी रिसर्च की, और प्राइवेट कितने हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ये टीका लगा है? प्राइवेट कितने हॉस्पिटल्स हैं मैम? हजारों के ऊपर हॉस्पिटल है प्राइवेट, 1000 के आसपास प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, तो इसी वजह से आपको लगता है कि मंशा पर सवाल पूछा जाना चाहिए मोदी सरकार की, इसी को आधार बनाकर? मैं सवाल पूछ रही हूँ, मैं कैसा सवाल पूछ रही हूँ जो आम जनता पूछना चाहती है रोमाना जी, कि क्या हमको टीका लगेगा, क्या हम एलिजिबल होंगे, और दूसरा कितने दाम पर लगेगा, वो सरकार क्यों नहीं बता रही है? क्यों हमारे यहाँ विकसित वैक्सीन का टीका ज्यादा महंगा है, बेल्जियम में हमारे ही इंस्टीट्यूट का बनाया टीका ज्यादा सस्ता है? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं और पूछेंगे। हम पूछ रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना का टीका लगवाकर भ्रम का वैक्सीनेशन कर दिया? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अब हमारे साथ मौजूद हैं संविधान के जानकार ज्ञानंद सिंह जी। ज्ञानंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। सर, देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, देश के नागरिकों के जीवन की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी, ये संविधान कहता है। ऐसे में कोरोना टीके को लेकर भ्रम का माहौल भी बना हुआ है। कुल मिलाकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका लगवा लिया। क्या आपको लगता है कि संविधान के लिहाज से ये एक बेहद जरूरी कदम था? जी हाँ, देखिए, हम एक डेमोक्रेसी के साथ साथ एक वेलफेयर स्टेट भी हैं, और सब चीज़ें कानून से नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको स्टेट्समैनशिप एज एन एग्जाम्पल शो करना पड़ता है, और हमने कानून को भी दुरुस्त किया है। एपिडेमिक एक्ट 2020 में अमेंड हुआ था। उसके बाद ये सब जो कदम है ये भी अहम है और ज़रूरी है, क्योंकि ये मानव त्रासदी है, और इससे एग्जाम्पल के रूप में हमने महानायक अमिताभ बच्चन को भी यूज़ किया है इस कैंपेन में। तो इस त्रासदी से लड़ने के लिए आपको एक स्टेट्समैनशिप दिखानी होगी, एग्जाम्पल के तौर पे सामने खड़ा होना होगा,
तभी मिसाल देश पेश साथ साथ करनी होगी। चलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानंद सिंह जी। तो ये कदम देश के नागरिकों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक कदम आगे ले जाने वाला कदम साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना का टीका लगवा लिया और आज हम पूछ रहे हैं, क्या मोदी ने टीका लगवाकर भ्रम का वैक्सीनेशन कर दिया है? इस विषय पर हम पक्ष विपक्ष को सुन चुके हैं। आगे हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद होंगे सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय रॉय। लेकिन उससे पहले हम आपको टीकाकरण की टाइमलाइन बता देते हैं। देखिए, भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी को हुई। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीके के लिए चुना गया। नियम के मुताबिक टीके की पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज लगनी है। दूसरी डोज की शुरुआत 12 फरवरी से की गई, लेकिन पहली डोज लेने वाले बहुत से स्वास्थ्य कर्मी, हेल्थ वर्कर्स दूसरी डोज लेने नहीं पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक करीब 13 लाख स्वास्थ्य कर्मियों ने अब तक कोरोना टीके की दूसरी डोज नहीं लगवाई है। तो संविधान की शपथ में आज का हमारा मुद्दा, जिस पर हमने बात की AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी से। जरा ओवैसी साहब की राय जानिए आप। देखिए, देश में सबको कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन लेना ज़रूरी है, और चाहे वो कोविशील्ड हो या कोई वैक्सीन कोवैक्सीन हो, प्रधानमंत्री ने लिया और लेकर देश को ये बताया कि सबको वैक्सीन लेना है। मेरा मोदी सरकार से एक सवाल है कि जर्मनी की सरकार ने ये कहा है कि जो कोविशील्ड है, जिसको ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका बनाती है और जिसका इख्तियार उन्होंने यहाँ पर सीरम को दिया है, तो जर्मनी में, और उनका जो पब्लिश डेटा है वैक्सीन साइट पर एस्ट्राजेनेका का, वो ये कहता है कि वो वैक्सीन 18 से 64 इयर्स के लोगों के लिए अच्छा है। 64 के ऊपर जो लोगों के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है। तो हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या ये बात सच है कि एस्ट्राजेनेका का जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जर्मन सरकार ये कह रही है कि 18 और 64 इयर्स के लिए अच्छा है, उसके ऊपर के लोगों के लिए इफेक्टिव नहीं है। और आज इत्तेफाक भी यह है कि वज़ीर आज़म ने कोवैक्सीन लिया है। मैं इस बात को मानता हूं कि सबको, देश में सबको लेना पड़ेगा, ये वैक्सीन लेना पड़ेगा, मगर सरकार से हम ये इस बात का मुतालबा करते हैं कि ज़रा इसका ये जो कन्फ्यूजन है, इस पर थोड़ा इस कन्फ्यूजन को दूर कर दें। आज भी लोगों की मौत हो रही है, जनता परेशान है, ख़ास तौर से भारत के 3-4 स्टेट्स में फिर से थोड़ा केसेस बढ़े हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री भी आज भारत बायोटेक का कोवैक्सीन लिए हैं, तो सरकार को थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। वैक्सीन तो सबको लेना है, जान बचाने का, इसमें कोई, मैं तो सबको बोलूँगा कि प्लीज़ वैक्सीन लीजिए, और ख़ास तौर से जो 65 साल के ऊपर के जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन सबको लेना पहले है, सबको जाके लेने का है। और उसके बाद जो है, मैं तो प्रधानमंत्री से अपील करूँगा कि प्रधानमंत्री से मेरी गुजारिश है कि जितने मीडिया के लोग, ख़ास तौर से जो कैमरामैन हैं, जो फील्ड के रिपोर्टर्स हैं, मेरी प्रधानमंत्री से गुजारिश है कि एक स्पेशल ड्राइव कराकर पहले इन लोगों को दिलाइए आप, क्योंकि जितने कैमरामैन हैं, जितने जर्नलिस्ट हैं, वो कम उम्र के हैं। कोई 40 साल का है, कोई 35 साल का है, कोई 50 साल का है। तो प्रधानमंत्री का INB मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर साहब को चाहिए कि वो दिल्ली में वो खुद भी लें और तमाम मीडिया के लोगों को बुला के सबको वैक्सीन लगाएं। तो मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि ये वैक्सीन को आप वो कर दो, सरकार को देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि वो वैक्सीन हर एक को लेना है जिसका स्टेज 3 के पूरे ट्रायल्स हो चुके हैं, और ये वैक्सीन ज़रूरी है हम तमाम के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए। और ख़ास तौर से जो एल्डरली स्टेट्समैन है, ओवर 65 इयर्स, जिसको हम उर्दू में कहते हैं हमारे बुज़ुर्ग, उन बुज़ुर्गों की जान बचाना ज़रूरी है, क्योंकि एज के लिहाज से कोमॉर्बिडिटी हो सकती है उनको,
एज के लिहाज से उनको ये वायरस उन पर अटैक कर सकता है, तो उन पे ख़तरा है। तो जितने बुज़ुर्ग हैं 65 साल के ऊपर के, पहले उनको लेना चाहिए, और अच्छी चीज़ है, बिल्कुल लेना चाहिए इसको। और अब इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय रॉय। डॉक्टर रॉय, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये तो बड़ी चिंता का विषय है। 10 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना के टीके की दूसरी डोज ही नहीं ली है। एक डॉक्टर के तौर पर आपको क्या लगता है सर, क्यों हेल्थ वर्कर्स वैक्सीन लगवाने से भाग रहे हैं? नहीं, देखिए, कभी भी कोई भी जब सेकेंड डोज लगती है तो उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। मुझे लगता है कि अगर वैक्सीन हेजिटेंसी होती है तो फर्स्ट डोज में ज़्यादा होती है, सेकेंड डोज में कम होती है। ये पहले भी देखा गया, पहले भी जितने वैक्सीन्स हैं उनमें भी ये देखा गया है। तो सेकेंड डोज में ऐसी हेजिटेंसी के कारण से नहीं लेंगे, किसी और कारण से। और 1 करोड़ डोज में मतलब करीब 10% के आसपास लोग हुए। मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि 10 लाख से ज्यादा का स्वास्थ्य कर्मियों का कोरोना की दूसरी डोज लेने के लिए आगे ना आना, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है ना। इससे कोरोना का खतरा क्या देश पर बढ़ता हुआ नजर आता है? क्या ये एक तरीके से कोरोना को फिर से बुलावा देने जैसा नहीं है? देखिए, 10 लाख का जो ये नंबर है, अगर आप टोटल वैक्सीन जितने लोगों को लगी वह उसका 10% है या उससे भी थोड़ा कम ही हो सकता है। अगर 10 लाख का ही आंकड़ा है, मुझे नहीं पता, आंकड़ा जो है मुझे याद नहीं इस समय आ रहा है जो आपने बताया है। ये मैं सिर्फ हेल्थ वर्कर्स की बात कर रही हूँ, ये मैं सिर्फ हेल्थ वर्कर्स की बात कर रही हूँ, सिर्फ हेल्थ वर्कर्स के संदर्भ में मैं बात कर रही हूँ। जी, मैं हेल्थ वर्कर की, जी, अच्छा, तो हेल्थ वर्कर एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स को ही अभी तक वैक्सीन लगा है। उसमें से मैंने जो आंकड़ा आपको बताया वो सिर्फ हेल्थ वर्कर्स का बताया, फ्रंट लाइन वर्कर्स का आंकड़ा मैंने अभी नहीं दिया आपको, मैं सिर्फ हेल्थ वर्कर्स का ही आंकड़ा दे रही हूं। अगर सिर्फ हेल्थ वर्कर का, तब तो ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। ये एक रियली कंसर्न का इशू है और हमें उसको जो है एड्रेस करना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रियली हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में ऐसी कौन सी जो है गलत, क्या किसी गलत फहमी के कारण से, ऐसा कारण क्या है, डेफिनेटली उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। भारत बायोटेक ने जैसा बताया था कि शायद इस हफ्ते उतने केसेस हो जाएंगे कि वो वैक्सीन एफिकेसी का भी डेटा आ जाएगा। बट हम उसको मान सकते हैं प्रॉक्सी इंडिकेटर, जो हमारा इम्यूनोजेनिसिटी का डेटा है कि 98.2% लोगों में, और पब्लिश हो चुका है और अच्छे जर्नल में पब्लिश हुआ है कि 98.2% लोगों में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज है। तो धीरे धीरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी जब इस टाइप का डेटा देखते हैं तो फिर उनमें भी कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि हेल्थ केयर प्रोवाइडर यूजुअली पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जो है साइंस पे विश्वास ज़्यादा है। जब डेटा देखते हैं तो विश्वास करते हैं, धीरे धीरे वो आएंगी। जी हाँ, बिल्कुल। डेटा की आपने बात की सर, एक डेटा का जिक्र जो है वो असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष हैं वो भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर दरअसल सवाल उनकी तरफ से खड़े किए गए। वो डेटा का जिक्र कर रहे हैं कि जर्मन सरकार की रिपोर्ट के आधार पर कोविशील्ड वैक्सीन 18 से 64 साल की उम्र के लोगों के लिए ही कारगर है, और इस डेटा को आधार बनाकर वो कह रहे हैं इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कोवैक्सीन लगवाई है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा कोई डेटा नहीं है जो पब्लिक, मैं वही बता रहा हूँ, साइंस की मैं बात करना चाहता हूँ कि कोई नेता क्या कहता है उस पर नहीं, मैं पूरी तरीके से साइंस की बात करूँगा। ये डेटा लैंसेट में पब्लिश्ड है, जो कोविशील्ड का डेटा है, और उसको जो है देखिए, इसको एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तैयार किया और क्लिनिकल ट्रायल किया। क्लिनिकल ट्रायल, जो फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल हुए वो 4 कंट्री में हुए थे। UK में 2 जगह हुआ था, उसके बाद ब्राज़ील में हुआ और साउथ अफ्रीका में हुआ, और केनिया का डेटा अभी पब्लिश नहीं हुआ है। साउथ अफ्रीका के डेटा को भी उन्होंने एफिकेसी में नहीं किया, बट जो उन्होंने दिया हुआ है वह कोमॉर्बिड कंडीशन वालों को भी दिया हुआ है, वो जो है 70 साल से ऊपर के लोगों को भी रिक्रूट किया हुआ है। तो उसमें सारे लोगों को उन्होंने इंक्लूड किया है जो क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं। तो ये कहना जो है, शायद उसको मैं सबसे यही कहूँगा कि कुछ भी बोलने से पहले जो भी साइंटिफिक लिटरेचर है उसको देख लें। खुद नहीं अगर देख पाते हैं तो किसी और से जानकारी ले लें, और ये लिटरेचर जो है पब्लिक डोमेन में है। ये नहीं कि कोई अपने मन से कह दे, मैं अपने मन से कह दूं कि नहीं ये वैक्सीन अच्छा है, ये वैक्सीन ख़राब है। अगर सब कुछ पब्लिक डोमेन में है तो उसको एनालाइज करना पड़ता है। कुछ लोग उसी को एनालाइज करके भी अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ 70 साल के लोगों तक ही इसको दिया जा सकता है। उन्होंने 70 साल से ऊपर भी 3 ग्रुप था। एक उनका था 18 से 55 साल का ग्रुप, जो दूसरा ग्रुप था
60 से 56 से 70 साल का ग्रुप, और तीसरा ग्रुप था 70 साल से ऊपर। ये ऑलरेडी इस पे स्टडी उन्होंने की हुई है और इस स्टडी को पब्लिश भी कर लिया है। तो संविधान की शपथ शो आपने देखा। आज की चर्चा के बाद देखिए मेरी राय बहुत साफ है। वैक्सीन पर उठ रहे सवालों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद टीका लगवाना बड़ा संदेश है। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। तो आज संविधान की शपथ में बस इतना ही। कल फिर रात 10 बजे आपसे मुलाकात होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।